हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर टू सब्जेक्ट्स, दैट इज़ आवर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। इसी के साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे अपना कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक न्यू सब्जेक्ट, दैट इज़ आवर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। और बेसिकली इस बार हमारे सिलेबस के अंदर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का, जिसको कि हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर पूरे के पूरे सब्जेक्ट को बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए कंप्लीटली पढ़ेंगे। और इसके साथ-साथ उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके नोट्स भी साथ के साथ ही प्रिपेयर हो जाएँ, ताकि आपको कहीं भी कोई बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ भी और आपको चीज़ झंझट करने की ज़रूरत ना पड़े। सारी चीज़ें आपको आज ही की वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और कैसे आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ामिनेशंस। सो आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू गाइस कि हमारे सिलेबस के अंदर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का, जिसके अंदर कि बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं। सारे के सारे सेक्शंस हमें नहीं पढ़ने, जो हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं सिर्फ वही सेक्शंस को कवर करेंगे और वही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। सो देखिए, अभी आपके सामने यहाँ पे आपको सिलेबस शो हो रहा होगा कि हमारा जो सिलेबस है इस बार का वो क्या है। तो देखो, इसके अंदर हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ने हैं डेफिनेशंस के बारे में, जो कि सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन करी गई है। बहुत ही ईज़ी डेफिनेशंस है और सबसे बेसिक है। यही बेस है आपका, यहीं से मतलब आपका सभी चीज़ें आगे आप अ, कर पाएँगे प्रॉपर तरीके से। पूरा प्रॉपर्टी एक्ट अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो ये डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से समझना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड इज़ द ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़। सो ये सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है। इसके अंदर बेसिकली हम इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से पार्टीज़ के थ्रू मतलब दो पार्टीज़ होती हैं, बायर होता है, परचेज़र होता है और सेलर होता है। तो उस तरीके से ये 2 पार्टीज़ होती हैं, उनमें ट्रांसफ़र्स किस तरीके से होंगे, कौन से एक्ट को हम ट्रांसफ़र नाम देंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में कोई ट्रांज़ैक्शन हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो क्या मोड रहेगा उनके ट्रांसफ़र का, उसको हम सेक्शन 5 के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज़। नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको कि ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता, क्योंकि सारी ही सारी प्रॉपर्टीज़ जो मूवेबल हैं या इमूवेबल हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी आती है उसके अंदर, जो कि हम सेक्शन 6 के अंदर पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है आपका पर्सन्स कंपीटेंट टू ट्रांसफ़र एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में। सो बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसफ़र करने के लिए कम्पिटेंट हैं, यानी कि ऐसे पर्सन्स जो कि कॉम उनकी कॉम्पिटेंसी है, लाइक साउंडनेस ऑफ माइंड हो गया और मेजॉरिटी होनी चाहिए, चाहे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो तभी वो वैलिड ट्रांज़ैक्शन माना जाएगा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे इसके मतलब एसेंशियल्स होते हैं फॉर द कम्पिटेंसी ऑफ द ट्रांसफ़र। देन ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफ़र, कि किस तरीके से ट्रांसफ़र करा जाएगा, उसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा ट्रांसफ़र का, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 10 हमारा आता है कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन के बारे में, कि एलियनेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम प्रॉपर्टी को एलियनेट करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी को फर्दर आगे हम उसको सेल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं एलियनेशन। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी कंडीशंस आती हैं जो कि एलियनेशन को रिस्ट्रेंट करती हैं, मतलब कि ऐसी कंडीशंस जो कि एलियनेट हम प्रॉपर्टी को नहीं कर सकते, उससे रोकती हैं, बेसिकली प्रॉपर्टी को एलियनेट करने से रिस्ट्रेंट करती हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, तो उनको हम सेक्शन 10 के अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है आपका सेक्शन 13, जो कि बात करता है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, कि अगर कोई अनबॉर्न पर्सन है, उसके बेनिफिट के लिए क्या कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा जा सकता है, क्योंकि अगर देखो पर्सन्स की बात करें, ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो 2 लिविंग पर्सन्स के बीच में हो सकती है। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो कि अभी बॉर्न ही नहीं हुआ है, तो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए क्या ट्रांसफर्स करी जा सकती हैं कि इन फ्यूचर अगर वो बाद में जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, तो उसके बेनिफिट के लिए क्या ट्रांसफर्स पहले ही करी जा सकती हैं, तो क्या उसकी कंडीशंस रहेगी, क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं उसके ऊपर, तो वो सब चीज़ें हम सेक्शन 13 के अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक परपेचुइटी का मतलब क्या होता है इनडेफिनिट, ठीक है, मतलब एंडलेस, कि एंडलेस टाइम के लिए आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से रोक नहीं सकते। मतलब कोई ऐसी कंडीशन आपने लगा दी जहाँ पर कि आप कह रहे हो कि प्रॉपर्टी को एंडलेस टाइम के लिए, एंडलेस टाइम पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता। तो ये जो है
यहाँ पर एक हमारा डॉक्ट्रिन आता है, दैट इज़ द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, जो कि सेक्शन 14 से 18 में कवर होता है। मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ इसमें कवर होते हैं, तो इनको डिटेल में जब पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। फिर सेक्शन 35 हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में। सो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बेसिकली होता है क्या है कि मतलब बायर जो है उसके पास एक ऑप्शन होती है कि वो इलेक्ट करे, कि अगर उसके बिहाफ पर किसी और पर्सन ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और फिर उस पर्सन के पास में 2 ऑप्शंस आती हैं, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कंसेंट दे या फिर अपना डिसेंट दे। तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 41 आता है बोनाफाइड परचेज़र, कि कोई ऐसा पर्सन जिसने कि आपको परचेज़र समझकर गुड फेथ के अंदर आपको परचेज़र समझते हुए आपसे प्रॉपर्टी खरीद लिया, आपको पैसे-वूसे दे दिए आपको। तो उस केस के अंदर फिर उस पर्सन का क्या होगा? क्या उसके पैसे मर जाएँगे कि या फिर उसके पैसे देने पड़ेंगे? किसको देने पड़ेंगे? तो वो सब चीज़ें हम बोनाफाइड परचेज़र के अंदर पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 41 के अंदर आता है। देन देयर इज़ द ट्रांसफर बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन फीडिंग द ग्रांट बाय द एस्टॉपल, कि अगर मान लो कि आपने पहले कभी वादा करा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दूँगा आपको, बट उस टाइम पर वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में आपकी नहीं थी, किसी और के पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप थी, बट लेटर ऑन वो ओनरशिप आपके पास ही आनी है, बट भी प्रेजेंटली जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट करा उस टाइम पे आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी। तो लेकिन उसके बाद इन फ्यूचर अगर मान लो जब भी वो प्रॉपर्टी आपके पास आती है और आपने उसके रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लिविंग कॉन्ट्रैक्ट फिर बन जाएगा। फिर आपको प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मतलब फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो ये उसके रिलेटेड है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम तब समझेंगे, सेक्शन 43 के अंदर डिफाइन करा गया है। देन देयर इज़ ट्रांसफरीज़ राइट अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी, कि अगर मान लो कि कोई भी ट्रांसफरी ने अगर मान लो ट्रांसफरी के क्या राइट्स रहेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, लाइक से फॉर एग्जांपल आपने कोई घर खरीदा है, उसकी आपने इंश्योरेंस करा रखी है, कल को उस घर के अंदर आग लग जाती है, तो फिर उस केस के अंदर उसकी इंश्योरेंस क्लेम कौन करेगा? और उसके बिहाफ पर जो ट्रांसफरी है जिसने बाद में उस घर को खरीदा है आपसे, तो क्या उसको कोई बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर? तो कैसे बेनिफिट क्लेम कर सकता है? तो वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे सेक्शन 49 के अंदर। देन देयर इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। सो जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस का मतलब क्या है कि आपकी कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अगर चल रही हैं, तो उस टाइम पर क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या कंडीशंस रहेंगी, उसके रिलेटेड ये सेक्शन है, सेक्शन 52। देन देयर इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, कि आपने थोड़ा अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है, पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस केस में फिर आगे क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या होगा, तो उसके ट्रांसफर मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, तो उसके रिलेटेड सेक्शन 53 ए के अंदर। फिर इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है यूनिट 2, जिसके अंदर मॉर्टगेज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्टगेज और चार्ज में डिफरेंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, देन गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4-5 टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर होंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि आपको जब भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिलेबस को करना है, तो कौन से टॉपिक्स ऐसे होने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि हमेशा रिपीटेडली आते ही आते हैं एग्जाम्स के अंदर। अब देखो, आई डोंट नो कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। अगर आप अभी कुछ 2-3 साल में ये वीडियो देख रहे हो, तो इन दैट केस तो आपको जो मैं बताऊँगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो वही आपके रहेंगे। बट अदरवाइज़ अगर आपको बाद में कभी देख रहे हो, अब इससे ज़्यादा डिले हो चुका है तब आप देख रहे हो ये वीडियो, तो उस टाइम के लिए आप प्रेफ़र करिए अपने जो भी लाइब्रेरी के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एटलीस्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उसमें से मार्क करिए, देखिए आपको कौन से क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स के ऊपर बार-बार क्वेश्चंस रिपीट होकर आ रहे हैं। तो उन वो टॉपिक्स जिन पर क्वेश्चंस बार-बार बन रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको आप ज़रूर से प्रिपेयर करके जाइए। बट फिलहाल के लिए मैं आपका काम आसान कर देती हूँ, मैं आपको सीधा डायरेक्टली बता देती हूँ कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स अपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो देखो, सबसे पहला जो यूनिट है आपका यूनिट 1, इसके अंदर तो आपको मोस्टली अगर क्वेश्चन आता है तो ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ के ऊपर आ सकता है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। तो इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करते हुए आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो ये डॉक्ट्रिन्स आती हैं 4, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनते ही बनते हैं, ये तो आप ज़रूर से करके जाइएगा। लाइक रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के ऊपर भी आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के ऊपर भी आता है, लिस्ट पेंडेंस के ऊपर भी और पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर भी। तो ये 4 जो आपके डॉक्ट्रिन्स और रूल्स हैं, इनके ऊपर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये तो आपको ज़रूर से करके जाने हैं, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं आपको। इसके अलावा जो ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ और नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज़ है, इनके ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं, बाकी के टॉपिक्स रह जाते हैं, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट ही आता होता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस इसके ऊपर नहीं बनते। फिर यूनिट 2 में से आपका सारा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपका कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के जाना है। बेसिकली इसमें मॉर्टगेज पर भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स और इसके काइंड्स के ऊपर आ सकता है। और इसके अलावा जो मॉर्टगेजर्स राइट टू रिडीम है, सेक्शन 60, इसके ऊपर आपको एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाइए मॉर्टगेज वाले को। फिर उसके बाद अपना आता है चार्ज वाला, सो चार्ज टॉपिक के ऊपर भी आपको अलग से क्वेश्चन मतलब नहीं आता है ज़्यादातर, इसमें आपको शॉर्ट ही आएगा। बट हाँ,
मॉर्टगेज के साथ कंबाइन करके चार्ज का ज़रूर आ सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो उस पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़ के जाइए। उसके बाद आपका आता है सेल, सो सेल के एसेंशियल्स आ गए, वो आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो राइट्स और लायबिलिटीज़ है बायर की और सेलर की, तो उसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। मतलब पूरा आपको एक कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में, सेल क्या होती है उसके बारे में बताइए, फिर उसके बाद राइट्स और लायबिलिटीज़ भी बताइए, बायर की भी और सेलर की भी। तो इसमें आपको इस तरीके से कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक्सचेंज के ऊपर मोस्टली शॉर्ट नोट ही आता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, बट हाँ, सेल और एक्सचेंज के अंदर आपको डिस्टिंक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। फिर उस पर्सपेक्टिव से आपको एक्सचेंज वाला भी अच्छे से पढ़कर जाना है। फिर गिफ्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। इसमें आप ऑन रिस्क गिफ्ट वाला जो टॉपिक है उसको भी ज़रूर कवर करिए। कई बुक्स के अंदर मतलब वो टॉपिक नहीं दिया होता, बट वो एग्ज़ाम्स में ज़रूर आ जाता है शॉर्ट नोट उसके ऊपर। तो बाकी मैं तो आपको करवाऊँगी। अब बात करते हैं कि आपको इसमें कौन-सी बुक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन-सी बुक्स आप अगर आपको रीड करनी है, इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और इसके ऊपर रिवीजन करने की ज़रूरत है या और इसको डिटेल में करने की ज़रूरत है, तो इन दैट केस आप एस एन शुक्ला की बुक को रेफ़र कर सकते हैं, आर के सिन्हा की बुक रेफ़र कर सकते हैं, अवतार सिंह की बुक रेफ़र कर सकते हैं एंड जीपी त्रिपाठी की भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि मोस्टली आप इसमें या तो एस आर मानिनी वाली साइड पे जाइए अगर आपको बिल्कुल बेसिक जाना है तो। लेकिन अगर आपको इसमें जाना है थोड़ा-सा लाइक आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आर के सिन्हा आप रेफ़र कर सकते हैं या फिर अवतार सिंह रेफ़र कर सकते हैं। अवतार सिंह भी अच्छा है बुक, तो वो आप ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। सो ये आपको हो गया कि सारा मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस के रिलेटेड और जो भी आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो आपको चाहिए आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या-क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। एक-एक करके हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आप बीएलएलबी में पढ़ रहे हैं या फिर एलएलबी में पढ़ रहे हैं, बट फर्दरली अगर आपको आगे जुडिशरी की तैयारी करनी है या फिर कोई भी और जुडिशियल एग्जाम्स देने हैं, तो उन पर्सपेक्टिव्स में भी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर बनते ही बनते हैं। तो इस वजह से जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इस पर्सपेक्टिव से ना देखिए कि सिर्फ मुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने हैं, बट ये इस नज़रिए से भी देखिए कि मुझे इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ कर करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पर अगर आपने अभी समझ लिया अपने इस एलएलबी के कोर्स के अंदर, तो बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर जस्ट आपको पॉलिश ही करने की ज़रूरत है। बट अगर अभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, तो बाद में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। सो इस वजह से जो भी आपको मैं समझाऊँगी, जो भी आपको पढ़ाऊँगी, उसको अच्छे तरीके से सुनिए, समझिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, उसी वक़्त उसको रिवर्स करके, बैक करके दोबारा से उसको समझिए, ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। बाकी फिर भी अगर आपको और भी लगता है कि नहीं मुझे डाउट्स आ रहे हैं या फिर कुछ भी है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कि मैं उसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपको और अच्छी तरीके से उसको समझा सकूँ, राइट? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट्स डेफिनिशंस के साथ। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।